ठीक है, नदी सिस्टम में आज क्या करना है हमको। ये तो हो गया था, ये नहीं हुआ था ना। ठीक है, इसको देखते हैं कहाँ से करना है। ये तो दक्षिण भारत की नदियां हो गई। हाँ, यहाँ से करना है हमको, ये सारी चीजें करनी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में स्टार्ट करते हैं। ये सब हो चुका है। तो तिब्बत से निकलने वाली यरलुंग जंगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम दिया जाता है? यरलुंग जंगबो। और यह पश्चिम तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा पर्वत शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू आकार जैसी मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम नाम से प्रवेश करती है। आगे असम प्रदेश में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से संबोधित किया जाता है। ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में ही स्थित है। तिब्बत में उद्गमित होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सपू के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं जयमोली, तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, पगलादिया, जिया, भरेली, संकोश और लोहित। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह अरुणाचल प्रदेश तथा असम में बहती है। सुबनसिरी नदी का उद्गम हिमालय क्षेत्र से होता है और ये असम, अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत क्षेत्र में बहती है। बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मिजोरम तथा असम में बहती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्बित जलमार्ग बनाती है, जिसमें कुछ बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं। तो इनमें से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तथा तंत्र मंजूरी शामिल है। तिब्बत पठार को चेंगतांग एवं क्वाघाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से औसतन 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इसे विश्व का छत भी कहा जाता है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां इस प्रकार हैं, जैसे यांगटीसी नदी, वांगहो पीत नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी और साल्विन नदी। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है, तिब्बत में उत्पत्ति होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने के ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न ले लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? तो यू टर्न क्यों बनता है? भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अंशसंघीय नमन के कारण। तो आगे देखते हैं, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। तो ये जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। जंगबो नदी, यरलुंग जंगबो। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है? तो वह है ऊपर से सभी, मतलब ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये सारे कहाँ से निकलते हैं? तिब्बत के मानसरोवर झील से। निम्नलिखित नदियों में विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबनसिरी। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऊपर में से कौन अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है? तो वह है लोहित और सुबनसिरी। और लोहित, सुबनसिरी नदियां अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, जबकि बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मणिपुर, मिजोरम तथा असम में बहती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो वह है ब्रह्मपुत्र की। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो वह जानी जाती है सांगपो नदी के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तो वह कौन सा है? भारत, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। तिब्बत से आती है बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश में जाती है। तो ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो दिबांग, कामेंग और लोहित। तो ये तीनों ही किसकी नदियां हैं? सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की। तो जो अरुणाचल प्रदेश के लोहार दिबांग घाटी से जिले में प्रवाहित होती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिबांग है। और कामेंग जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पूर्वी हिमालय पहाड़ियों से उद्गमित यह नदी अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नाम से तथा असम असम में जिया भरेली नाम से जानी जाती है। अभी ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। लोहित पूर्वी तिब्बत में जयालुचू पर्वत श्रेणी में उद्गमित यह नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। इस अनियंत्रित नदी को खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन सिक्किम से होकर बहती है। तो ये गलत है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी के साथ सहायक नदी है, ये सही है।
और ये तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल खाड़ी में जाती है, तो ये भी गलत है, तो केवल ऑप्शन बी सही है। तो तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम तथा स्थित खांगचुंग छो हिम नदी झील छोम्बो छू नदी के रूप में 5280 मीटर की ऊंचाई से होती है। और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल पश्चिमी तिब्बत में आंसी हिमनद इस प्रकार कथन एक गलत है। रंगीत नदी का उद्गम सिक्किम में होता है। यह नदी तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। इस कथन का दो सही है इसलिए। और तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में जाके मिलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार कथन 3 गलत है। ठीक है। और निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो वो है ब्रह्मपुत्र और सिंधु के। ब्रह्मपुत्र और सिंधु दोनों नदियों का उत्पत्ति स्थान क्या है? तिब्बत का पठार। नीचे दिए गए कथन और कारण देखना है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नदी पर हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो ये दोनों ही ऑप्शन लगभग सही है, दोनों ही ऑप्शन सही है और एक दूसरे की पुष्टि कर रहे हैं। तो अब आते हैं दक्षिण भारत की नदियों पे। तो दक्षिण प्रायद्वीप भारत में मुख्य जल का विभाजक का निर्माण पश्चिम घाट से होता है। पश्चिम घाट तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर नदियों में जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा, ताप्ती एवं माही मुख्यतः नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं, ज्वार नद का निर्माण करती हैं। चलो आगे देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम क्या है? मैकाल पर्वत अमरकंटक चोटी से हुआ है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। इसके उत्तर में विंध्याचल एवं दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। इन दोनों पर्वतों के बीच एक भ्रंश घाटी जिससे होकर नर्मदा बहती है। नर्मदा नदी का पश्चिम की ओर बहाव का कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होता है। नर्मदा नदी की लंबाई 13 मतलब 1312 किमी एवं नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण नर्मदा नदी अपने मुहाने पर ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर शैली में नर्मदा नदी गहरे गाज में बहती है, जहाँ पर नदी तीव्र ढाल से गिरती है तथा धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 724 किमी और पवाह जो है 65,145 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होती यह नदी अरब सागर में ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के त्रयंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का प्रवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा पुडुचेरी में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं जैसे पूडा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती, बैनगंगा। गोदावरी नदी को बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट से महाबलेश्वर से निकलती है और 1400 किमी प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मूसी, भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी बेसिन मतलब क्या है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैली है। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य 1957 से चला आ रहा है। इसके निपटारे के लिए कई समितियों के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों आर एस बहावत एवं ब्रिजेश कुमार की अध्यक्षता में कृष्णा नदी जल विवाद पर 2 भिन्न न्यायाधिकरणों का गठन किया जा चुका है। महानदी मध्य पूर्व भारत की नदी है। छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर बहती है। 851 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में प्रवाहित होती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती। कावेरी नदी कर्नाटक के कूर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकल करके 800 किलोमीटर लंबाई मतलब 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ प्रशासित क्षेत्र पुडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित वैद्युत मैसूरी, बंगलुरु एवं कोलार स्वर्ण क्षेत्रों को प्रदान की जाती है। एस्चुरी जल की ऐसी अर्ध संलग्न तटीय स्थलाकृति है जहाँ पर नदियों का द्वारा बहाव
लाए गए मलबे बहकर समुद्र में चले जाते हैं। इस प्रकार के समुद्र तथा नदियों के मिलान बिंदु को एस्चुरी कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी है सेंट लॉरेंस नदी की। तो नर्मदा जो है उसका उद्गम उद्गम कहाँ है? अमरकंटक मैकाल में। और लंबाई कितनी है? 1312 मतलब 1312। और ताप्ती मुल्तानी बैतूल जिला उसमें उद्गम होती है जो कि 724 है। और गोदावरी त्रयंबकर्स नासिक महाराष्ट्र 1465। और कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र 1400। और कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कुर्ग 800। और महानदी सिहावा पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ 851। और नदी सहायक नदी क्या है? गोदावरी की है पूर्णा वर्धा प्राणहिता मंजीरा बेनगंगा इंद्रावती। और कृष्णा की तुंगभद्रा कोयना घाट प्रभा मूसी भीमा जल मालप्रभा पंचगंगा दूधगंगा। और कावेरी की है अमरावती भवानी हेमावती काबिनी। और महानदी शिवनाथ हसदेव ईब और तेल नदी है महानदी की सहायक नदी। प्रश्न इसका कथन और कारण दिया गया है, ये देखते हैं। तो पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, सही बात है। वे छोटे मार्ग में तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, सही है। दोनों ऑप्शन सही है, मतलब कथन कारण सही है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये देख लो। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियां कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है, सही बात है। नर्मदा और ताप्ती विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो ये भी सही है। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है ये, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों है? तो देखते हैं, यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में विस्तृत होती है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच होती है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर होता है। देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से सही है। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो पश्चिम की ओर बहाव का भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना है। अब नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के बीच, मतलब पहला और दूसरा सही है। ये दोनों बिंदु और सतपुड़ा के बीच में है। भूमि ढलान का मध्य भारत में पश्चिम की ओर है। नहीं, पश्चिम की ओर नहीं है, नहीं है, ये पूर्व की ओर है। ये तीसरा गलत है। और तीसरा गलत, तो 1 2 ऑप्शन किसी में दिया नहीं, तो अब इसका ये बोल सकते हो आप आंसर। नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? तो वो सतपुड़ा और विंध्याचल के। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो वह है नर्मदा। यहाँ पर भी कथन कारण दिया है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है और एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो ये जो है नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती नहीं बनाती है, और एक भ्रंश घाटी बहती है, सही है। तो ऑप्शन डी होगा। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश थोड़ी से होकर बहती है? तो वह नर्मदा है। नर्मदा घाटी का उदाहरण क्या है? भ्रंश घाटी का। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो वह है नर्मदा। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो वह संरचनात्मक मूल। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो कौन सी नहीं बनाती है? तो सी और डी, मतलब ये दोनों सही है, नर्मदा और ताप्ती। तो अगला है, अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो वह होती है ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो वह होती है तापी। निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो है तापी। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो वह है राजनांदगांव। सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है, किससे निकलती है? तो यह है सोन नर्मदा और उद्गम अमरकंटक के पहाड़ी से है, जबकि महानदी का उद्गम ये जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, सोन और नर्मदा। और ये महानदी जो है निकलती कहाँ से है? यह महानदी का उद्गम सिहावा पहाड़ी धमतरी से है। अमरकंटक में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो वह होता है नर्मदा का। नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से होता है? तो वह होता है अमरकंटक से। निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो वह है सडहोल जिले में अमरकंटक। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी? तो वह है नर्मदा और तापी, ये दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो वह है नर्मदा। भारत की निम्नलिखित में से नदियों में से कौन पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? तो नर्मदा और ताप्ती ताप्ती है ये। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में ताप्ती गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और 3 मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम समुद्रम श्रीरंगपट्टनम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो वह है कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई और 81,155 वर्ग किलोमीटर के अपवाद क्षेत्र में प्रवाहित होती है। नदी तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाद क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहाँ यह श्रीरंगपट्टनम समुद्रम श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। कावेरी नदी का उद्गम क्या है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ।
कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से गुजरती है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो वो कावेरी को कहा जाता है। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो वह है कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और, तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी नदी, महानदी, नर्मदा और इन लोगों को सही क्रम में लगाना है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले गोदावरी होगा 1465 और फिर नर्मदा होगा 1312 और महानदी होगा 851 और ताप्ती होगा 724। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई की दृष्टि से इन घाटियों का घटता हुआ क्रम लगाना है, तो घटते हुए क्रम में यहाँ पर लगा दिया गया है क्या? ऑप्शन डी के हिसाब से गोदावरी सबसे बड़ी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर महानदी। लंबाई भी दी गई है, गोदावरी की 1465 और कृष्णा की 1400, नर्मदा की 1312 और महानदी की 851। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किन को जोड़ने का कार्य किया गया था? तो वो किया गया था गोदावरी कृष्णा को जोड़ने का 16 दिसंबर 2015, क्योंकि ये प्रेजेंट में करंट का क्वेश्चन था। प्रादीपी भारत में पूर्व में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम लगाना है, तो वह सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, पेन्नार, कावेरी और वेगई है। तो प्रादीपी भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम है सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेगई। भारत का अपवाह मानचित्र देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है, मानचित्र से देख लीजिएगा। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं? तो वृक्षनुमा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ पठार से सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से, ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश से है, तो ये गलत है, क्योंकि इसका कर्नाटक से है और ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ये गलत है। बाकी ये ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से, ये सही है। जो नदी शेष अन्य से भिन्न हुआ है, तो इसमें नर्मदा ताप्ती है, क्योंकि पश्चिम की साइड बहती है और पूरब की साइड, तो ये दोनों ऑप्शन है। और इसमें ऐसा कोई दिया नहीं है, 2 ऑप्शन एक में ही दे दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्टुअरी नहीं बनाती है? तो नर्मदा बनाती, ताप्ती, मांडवी, महानदी नहीं बनाती है। निम्नलिखित में से भारतीय नदियों में से कौन एस्टुअरी बनाती है? तो एस्टुअरी ताप्ती बनाती है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है ये महानदी। तो तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की है, और ऑप्शन में दिया ही नहीं है। भारत की निम्नलिखित नदियों घाटियों में किसमें जल का अभाव, नीचे दिए गए कूट का जल का अभाव मतलब किसमें है? तो साबरमती घाटी में है, ताप्ती नदी में भी है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी में नहीं है। तो साबरमती और ताप्ती में घाटों में जल की कमी रहती है। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की ओर 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है? जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी मिलती है, और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है, तो अमरकंटक। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। मध्य प्रदेश पश्चिम और प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, तो कौन सा सही है? तो ना तो एक सही है, ना तो ये। तो आंसर देख लेते हैं। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं पाम्बार और भवानी और कंबानी है। और मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती, माही पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में गिरती है। इस प्रकार प्रसंगत दोनों कथन सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो वह है गोदावरी। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है, तो दूसरा बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी नदी। गोदावरी है। और ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी है। सेम क्वेश्चन। तो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी, वही क्वेश्चन कई बार पूछा है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पिन्नार किसकी सहायक नदी है? अ, तो इसमें गोदावरी सहायक नदी पूछा, तो प्राणहिता, पिन्नार जो है गोदावरी की सहायक नदी है। किस नदी की घाटी गहरी रिवनेश के लिए विख्यात है? तो वह है चंबल की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नागावली और सुवर्ण रेखा वंशधारा क्या है? तो इसमें नागावली और वंशधारा क्या है? ये कौन सी नदी है? पूर्वी घाट से निकलती है। तो ठीक है, इतना क्वेश्चन हम करते हैं इस वीडियो में, और बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा जरूर, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।